9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर अंग्रेजों का खजाना लूटने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह समेत देश में नए सिरे से अलग अलग हिस्सों की मांगें तेज हो रही थीं। देशवासियों को एक दफा फिर एक नहीं दर्जनों बंटवारे का डर सता रहा था। हल्की हल्की सिहरन सी शुरू हो रही है, तो इन सिहरनों का आनंद लेने के लिए सीधा पहाड़ पे ही चले चलते हैं। कैलेंडर में उस रोज तारीख दर्ज थी 10 सितंबर 1887। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव में बधैया गाई जा रही थी, क्योंकि गांव में जन्म हुआ था एक नन्हे से बालक का। गोविंद का रुझान खेल कूद में कभी लगा ही नहीं, हमेशा पुस्तकों में रमे रहते थे और पुस्तकों में रमे रहने के कारण विद्यालय में गोविंद की प्रतिभा का लोहा समूचा तंत्र माना करता था। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करते करते गोविंद विद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित छात्र का तमगा हासिल कर चुके थे, मगर अब सवाल जिंदगी पूछ रही थी कि इंटरमीडिएट के बाद आगे क्या। तो गोविंद ने अपनी जिंदगी को जवाब दिया विधि। वो दौर ही ऐसा था, देश भर में जिनके पास भी मेधा शक्ति होती थी वो वकालत ही करते थे। तो गोविंद ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि विषय से स्नातक में प्रवेश किया। 4 वर्ष होते होते गोविंद का स्नातक पूर्ण हुआ और स्नातक पूर्ण होने के पश्चात समूचे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में टॉप करने की वजह से गोविंद को लैम्पसन की उपाधि दी गई। गोविंद अब वकील बन चुके थे, तो इलाहाबाद से अपना बोरिया बिस्तर बांध वापस अपने घर अल्मोड़ा लौट आए और अल्मोड़ा की अदालत ने अपने वकालत के कैरियर का शंखनाद किया। 1-2 बरस अल्मोड़ा में वकालत की, मगर अल्मोड़ा में दिल नहीं लगा, तो गोविंद ने रानीखेत का रुख किया। मगर रानीखेत आए हुए अभी चंद महीने ही गुजरे थे कि गोविंद का रानीखेत से भी मन उचटने लगा। तो गोविंद ने रानीखेत से चंद किलोमीटर दूर काशीपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में शरण ली और इसी कस्बे में अपना घर बसाकर काशीपुर से ही अपनी वकालत करने लगे। इसी बीच इन तमाम घटनाक्रमों के साथ साथ गोविंद की व्यक्तिगत जिंदगी में एक बड़ी घटना घटी थी। गोविंद का विवाह हो गया था। विवाह से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई थी, मगर अफसोस ये कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के महज 2 महीनों बाद ही गोविंद की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। उम्र कम थी और कम उम्र में प्रसव के दौरान हुई दुश्वारियों ने गोविंद की पत्नी की जान ली थी और यही एक बात गोविंद के दिमाग में घर कर गई थी। इस घटना ने मानो गोविंद की जिंदगी का चित्र ही बदल दिया। वो गोविंद जो हमेशा हंसते बोलते रहते थे, जिंदगी की हर दुश्वारियों को अपनी मुस्कान से पराजित कर दिया करते थे, वो गोविंद अब मायूस से रहने लगे थे। बस काम 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 और काम। गोविंद ने अपने आप को कानून के दांव पेचों में इस कदर उलझा लिया था कि गोविंद की नजर उनके दिल की उलझनों पर पड़ने ना पाए, मगर वो उलझने गोविंद की आंखों में साफ उतर रही थीं। गोविंद के ऐसे हालातों को देख गोविंद के कुछ बचपन के दोस्तों को गोविंद की चिंता हुई। दोस्तों ने सोचा क्यों ना गोविंद को उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाई जाए। इसी उद्देश्य से गोविंद के दोस्तों ने एक योजना बनाई और गोविंद से कहने लगे कि यार आज शाम को हमारे साथ गिरिताल चलो घूमने। गोविंद बचपन के दोस्तों की बात टाल नहीं सकते थे, ये वो दोस्त भी भली भांति जानते थे, इसीलिए गोविंद ने झट से हाँ कर दी। गोविंद अपने दोस्तों के साथ गिरिताल गए तो वाकई में गोविंद को उम्मीद की नई रोशनी दिख गई। असल में गोविंद जब गिरिताल पहुंचे तो घूमते घूमते 2 युवा लड़कों की कुछ बातें गोविंद के कानों में पड़ी। तो लड़के भारत की स्वतंत्रता के विषय में बात कर रहे थे। गिरिताल जैसी रुमानी जगह पर खड़े होकर देश के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त करना, इस तरह की बातों की उम्मीद गोविंद को गिरिताल से तो कतई नहीं थी। तो बरबस गोविंद के मुंह से अचानक निकल पड़ा, अच्छा यहां भी इस तरह की बातें होती हैं। गोविंद के मुंह से ऐसी बात सुन वो दोनों युवक पीछे मुड़े और गोविंद को अपने सामने खड़ा देख गोविंद से बोले, हम ही नहीं, हमारे ऐसे हजारों युवा हैं जिन्हें राष्ट्र की चिंता है, जो राष्ट्र के भविष्य को लेकर अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं, मगर हमें आवश्यकता है एक ऐसे नेता की जो पढ़ा लिखा हो, जो बुद्धिमान हो, जो हमें लेकर आगे चले। कोई नेतृत्व करता ही नहीं है यहाँ पे। उन 2 युवकों की बातें मानो गोविंद के दिल में छप सी गई थी और वो रोज था जिसके बाद गोविंद ने काला कोट कभी व्यवसाय के लिए नहीं पहना, जब भी पहना राष्ट्र की सेवा के लिए पहना। गोविंद ने तय कर लिया था अब वो अपना जीवन राष्ट्र के नाम आहूत करेंगे और इसी उद्देश्य से गोविंद ने कांग्रेस की कार्यकारिणी में सदस्यता हासिल की। वकालत का करियर आगे बढ़ता रहा, मगर वकालत में मुकदमे लेने का तरीका बदल गया। अब गोविंद अक्सर अंग्रेजी कुशासन के खिलाफ मुकदमे लड़ा करते थे और अपने इन्हीं मुकदमों के दौरान गोविंद ने एक रोज एक ऐसा मुकदमा दायर किया
जिस मुकदमे ने पहाड़ के एक छोटे से वकील को हिंदुस्तान का हीरो बना दिया। यह मुकदमा था अंग्रेजों के एक कानून के खिलाफ। गोविंद वल्लभ पंत ने अंग्रेजों की अदालत में अंग्रेजों के कुली बेगारी कानून को चुनौती दी। असल में अंग्रेजी शासन में कुली बेगारी का कानून था, जिस कानून के तहत कोई भी मजदूर, कोई भी श्रमिक अंग्रेजों के सामान उठाने के लिए, अंग्रेजों का काम करने के लिए, अंग्रेजों के घर में काम करने के लिए अंग्रेजों से पैसे नहीं मांग सकता था। भारतीयों के यहाँ वो काम करेगा, भारतीय का सामान उठाएगा तो पैसे मांगेगा, मगर अगर अंग्रेजों का सामान उठाएगा तो उसे पैसे मांगने का हक नहीं है। इसी हक के लिए गोविंद वल्लभ पंत ने अदालत में मुकदमा दायर किया और इसी एक मुकदमे ने पहाड़ के इस वकील को हिंदुस्तान भर के मजदूरों का महानायक बना दिया। देखते ही देखते गोविंद वल्लभ पंत की प्रसिद्धि ने गोविंद के सियासी सपनों को पंख लगा दिए और दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से गोविंद सियासी पायदानों को पार करते हुए बरस 1921 में सियासत के मक्का यानी महात्मा गांधी के चरणों तलक जा पहुंचे। गांधी की उंगली थामी, गांधीवाद की शपथ ली तो उम्र भर गांधी की मर्यादाओं को निभाते चले गए। बरस 1921 के असहयोग आंदोलन में जेल गए, कारागार के कष्ट भोगे, कारागार से बाहर आए, वापस मजदूरों और मजलूमों की आवाज बन अदालत में उनके मुकदमे लड़े, मगर मुकदमों के साथ साथ अपने सियासी कार्यभार को भी बखूबी संभालते रहे। और पंत की इसी कार्यकुशलता का मुरीद हो गया था इलाहाबाद का एक लड़का जो गांधी का उत्तराधिकारी बनने वाला था। नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर एक रोज पंडित जवाहरलाल नेहरू गोविंद वल्लभ पंत के दर पे दस्तक देते हैं एक इल्तिजा के साथ। ये बरस 1925 की सर्दियां थीं, मगर नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत के बीच बंद कमरे के बीच हो रही बातचीत का माहौल गर्म था। दरअसल नेहरू पंत के कंधों पर क्रांतिकारियों की जिम्मेदारी सौंपने आए थे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर अंग्रेजों का खजाना लूटने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह समेत 8 क्रांतिकारियों पर अंग्रेज फांसी की सजा का मुकदमा चला रहे थे। और बतौर कांग्रेसी गांधी के विरोध के बावजूद नेहरू ये चाहते थे कि हर कीमत पर इन क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के इस कुचक्र से बचाया जाए। इसीलिए नेहरू उस रोज पंत के आवास पर पंत से मिलने गए थे ताकि इन क्रांतिकारियों का केस उन्हें सुपुर्द कर सकें। मगर अदालत अंग्रेजों की, मुकदमा अंग्रेजों का, बख्तर भी तुम्हारा है, हथियार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, वही हश्र था। तो आखिरकार पंत की इतनी मजबूत दलीलों के बावजूद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल को आखिरकार फांसी की सजा मुकर्रर हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत की यारी थी, जो यारी आने वाले दिनों में और मजबूत होने वाली थी। मजबूत करने की जिम्मेदारी तो मानो कुदरत ने ले ली थी। बरस 1930 आया, गांधी ने डांडी मार्च किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। इन दोनों आंदोलनों में पंत और नेहरू दोनों ने हिस्सा लिया, अलग अलग इलाकों में हिस्सा लिया, मगर जब दोनों को इसी आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण कारागार भेजा गया तो संयोग देखिए, वो कारागार एक ही था, देहरादून की जेल, जिस वजह से नेहरू व पंत की दोस्ती और मजबूत होती चली गई। फिर आता है बरस 1935 का भारत अधिनियम, जिसके तहत तमाम सूबों में चुनाव कराए जाने थे। 1937 में उत्तर प्रदेश के चुनाव संपन्न हुए, कांग्रेस को भारी मतों से विजयश्री हासिल हुई। तो सवाल आया, उत्तर प्रदेश का मुखिया बनेगा कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी के उत्तराधिकारी तब तक घोषित हो चुके थे, कांग्रेस में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। तो नेहरू ने सोचा क्यों ना अपने दोस्त को एक तोहफा नजर किया जाए, और नेहरू ने बतौर तोहफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी गोविंद के हाथों में सौंप दी। मगर तभी आता है बरस 1938 और कांग्रेस के भीतर नए सिरे से नेतृत्व का संकट उभरता है, जब महात्मा गांधी खुद कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अनशन पर बैठ जाते हैं। कांग्रेस ने इससे पहले इस तरह का अंतर्द्वंद कभी देखा नहीं था। समूची कांग्रेस दो फाड़ होने की कगार पे थी। ऐसे में नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी सुभाष के धड़े और गांधी के धड़ों को आपस में मिलाने की। क्योंकि बापू और बोस दोनों पंत की बातों का सम्मान करते थे, ऐसे में इन दोनों के बीच मध्यस्थता का कार्यभार पंत से बेहतर और कोई संभाल भी नहीं सकता था। पंत ने अपने अथक प्रयासों के तहत सुभाष और गांधी के धड़ों को तो आपस में मिला लिया, मगर इन दोनों के सिद्धांतों को एक दूसरे के साथ रहना स्वीकार्य था ही नहीं। फिर आता है बरस 1942, देश की सड़कों पर आजादी का सबसे बड़ा गदर नाच रहा था। ऐसे में पंडित गोविंद वल्लभ पंत कैसे खामोश रह सकते थे। पंत ने अल्मोड़ा से सटे हुए इलाकों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी मोर्चेबंदी की कि अंग्रेजी शासन
काशीपुर को गोविंदगढ़ के नाम से जानने लगा था। आने वाले वक्त में गोविंद की गिरफ्तारी होती है और उधर गंगा के दोआब में आंदोलन की कमान संभाल रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी गिरफ्तारी होती है। और नियति का संयोग देखिए, अल्मोड़ा से गिरफ्तार हुए गोविंद वल्लभ पंत और इलाहाबाद से गिरफ्तार हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोबारा अंग्रेजी हुकूमत एक ही जेल में और एक ही बैरक में ले जाके बंद कर देती है। फिर आता है बरस 1945, नए सिरे से नेताओं की रिहाई शुरू होती है और नए सिरे से शुरू होती है कवायद भारत की स्वतंत्रता की, जिसके तहत बरस 1946 में तमाम सूबों में अंतरिम सरकारों का गठन होता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया के पद पर दोबारा गोविंद वल्लभ पंत आसीन होते हैं। फिर एक बरस बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता का नव प्रभात देखता है। तो नव प्रभात के नव प्रकाश में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सूझबूझ देश के सबसे बड़े सूबे को नई राह दिखा रही थी। फिर बरस 1952 आते हैं, देश में पहली दफा आम चुनाव होते हैं और इन चुनावों में उत्तर प्रदेश के भीतर विराट जीत दर्ज कर गोविंद वल्लभ पंत की दोबारा ताजपोशी मुकर्रर होती है। मगर 1954 आते आते पंडित नेहरू दिल्ली में अपने साथी की कमी महसूस करने लगे थे। पटेल के जाने के बाद गृह मंत्रालय एक अबूझ पहेली सा बना हुआ था। नेहरू किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस पद पर देखना चाहते थे, जिसके तहत नेहरू ने पंत को इस पद पर आसीन होने के लिए मनाया। जिसके बाद गोविंद वल्लभ पंत दिल्ली में देश के गृह मंत्री के पद पर बैठे और बैठते ही नेहरू ने पंत के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। ये जिम्मेदारी थी हिंदू कोड बिल पास कराना। अपने आप में उस दौर में हिंदू कोड बिल को सदन के भीतर पास कराना एक असंभव सरीखा सवाल था, मगर यह सवाल पंत के दिल के बेहद करीब था। असल में जिस दिन से पंत ने अपनी पत्नी को खोया था, उसी दिन से पंत महिलाओं के अधिकारों के लिए बेहद संजीदा हो गए थे। ऐसे में हिंदू कोड बिल जैसा प्रकल्प पंत को महिलाओं के समूचे कल्याण और उद्धार का एकमात्र साधन लगा और पंत ने जी जान लगा दी इस कोड बिल को सदन के भीतर पारित कराने के लिए। आता है बरस 1956 और गोविंद वल्लभ पंत के नाम उनकी सबसे बड़ी उपाधि दर्ज होती है जब इस देश की करोड़ों महिलाओं को उनका हक मिलता है, हिंदू कोड बिल पास होता है। हाँ, उस दौर में पंत की आलोचना भी खूब हुई। पंत पर आरोप लगाए गए कि उनके चलते हिंदुस्तान में करोड़ों शादियां रद्द हुई। बिल्कुल हिंदू कोड बिल के तहत जब एक विवाह का अधिनियम पारित किया गया तो उसी कालखंड के दौरान ही देश भर में कई पुरुष दूसरी शादी तीसरी शादी की योजनाएं बना रहे थे, उनकी तिथियां मुकर्रर हो चुकी थी। तो कहने को देश भर में करोड़ों शादियां जरूर रद्द हुई, मगर इससे महिलाओं का कल्याण ही संभव था। इसीलिए पंत के खाते में नफरत कम और मोहब्बत ज्यादा आई। हिंदू कोड बिल को पारित कराने के बाद यकीनन पंत के कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था, मगर तभी पंत के दरवाजे पर दस्तक देता है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल। ये सवाल देश की अखंडता से जुड़ा था, देश की एकता से जुड़ा था, देश के स्वरूप से जुड़ा था। ऐसे में गोविंद वल्लभ पंत के पास इस सवाल को नजरअंदाज करने का कोई विकल्प नहीं था। ये सवाल था भाषाई अस्मिता के आधार पर देश के बंटवारे का। देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग भाषाई आंदोलन चल रहे थे। अलग अलग भाषा जानने वाले लोग दूसरी भाषाओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। देश में नए सिरे से अलग अलग हिस्सों की मांगें तेज हो रही थीं। देशवासियों को एक दफा फिर एक नहीं दर्जनों बंटवारे का डर सता रहा था। ऐसे में उम्मीद की किरण सिर्फ और सिर्फ पंत के हाथों में थी। पंत ने खुद नेहरू से सिफारिश की कि आप भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे के लिए एक आयोग तैयार करें। इस आयोग की अध्यक्षता मैं करूंगा। इसके बाद पंत नए सिरे से इन तमाम आंदोलनकारियों के साथ मिलते हैं, इनकी समस्याओं को सुनते हैं, सहमति बनाने का प्रयास करते हैं और सहमति बनाने के प्रकल्पों पर भी काम करते हैं, जिसके तहत बरस 1958 आते आते देश के मानचित्र पर 4 से 6 अलग अलग राज्य नजर आने लगे थे। यकीनन राज्यों का बंटवारा जरूर हुआ था। उस दौर में इसे देश तोड़ने वाला फैसला भी करार दिया गया था, मगर यह पंत का फैसला ही था जिसने इस देश को सबसे अधिक जोड़ा। फिर आती है बरस 1961 की एक बेहद शुभ तारीख। ये वो तारीख थी जब पंत अपना जन्म दिवस मनाया करते थे। इस जन्मदिन पंत कुछ अधिक ही प्रसन्न थे। जीवन को लेकर बड़ी संतुष्टि का भाव था पंत के मानस में, मगर शायद अपने जन्म दिवस की खुशियां मनाते वक्त पंत ने भी ना इल्हाम किया होगा कि उनके संयोगों से भरे हुए इस जीवन में अभी एक आखिरी संयोग दर्ज होना बाकी था। यह संयोग था अपने जन्म दिवस के दिन ही गोलोकवास पर चले जाना। पंडित गोविंद वल्लभ पंत अपने जन्म दिवस के अवसर पर ही हृदयाघात के शिकार हुए और हम सबको छोड़कर इतना विराट व्यक्तित्व यूं ही अकस्मात चला गया।